नमस्ते फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट राजेश कातोरे। सबसे पहले स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पहले वीडियो के बाद में आई हुई कमेंट के बाद में और कुछ सुझाव के बाद में ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू से रिलेटेड है। कोविड के लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुई और वो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने के बाद में बहुत सारे सवाल भी पैदा हुए जो कॉमन आदमी के मन में है, जैसे कि ये कौन सी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर क्राइम रजिस्टर किया गया है, कौन से कलम इनके ऊपर लगाए गए हैं, इसमें सज़ा क्या क्या है, क्या करने से ये कलम हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं या किसी के भी ऊपर लगाए जा सकते हैं। पुलिस की नोटिस भी बहुत जनों को आई है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना ज़रूरी था। सेकेंडली, पुलिस के द्वारा ये जो 144 का इम्पोजिशन है या फिर लॉकडाउन का नियमन है वो करने के बीच में बहुत सारे लोगों को कहीं पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उनको योगा कराया जाता है, बहुत जनों की व्हीकल सीज की गई। तो ऐसा लीगल है क्या? ये सारे सवाल है। इन सवालों के ऊपर हम लीगल पर्सपेक्टिव से आज चर्चा करेंगे और सुनेंगे। पहली बात यह है कि ये कोविड जो है वो डिज़ास्टर है, महामारी है। उसका प्रादुर्भाव दुर्दैवश भारत में होने के बाद में पहली चीज़ हमने सबसे इम्पोर्टेंट की वो है 144 का इम्पोजिशन करना। सो लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो 144 क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। 144 तभी होता है जब अर्जेंट सिचुएशन निर्माण होती है और ऐसा लगा जाता है, ऐसा एप्रीहेंशन होता है कि पब्लिक डेंजर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक लाइफ, पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई भी डेंजर है और ऐसे सिचुएशन में 144 का इम्पोजिशन होता है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट से। और उसी तरह कोविड एक आपत्तिजनक समय है, एक आपत्ति है, एक डिज़ास्टर है। उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ को डेंजर पहुंच सकता है। इसकी वजह से 144 का इम्पोजिशन हुआ और 144 इम्पोजिशन होने के बाद में रिस्ट्रिक्शंस आई। 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं आ सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ के लिए हो। फिर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए, उनके ऊपर भी क्राइम रजिस्टर हुआ। तो अभी ये समझ ले कि 144 ये अगर इम्पोज होता है तो उसके बाद में जब जो भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगी उसका वायलेशन होता है तो हमारे ऊपर 188 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। 188 आईपीसी क्या है? तो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसकी अगर ऑर्डर है, उसका हम डिसओबे करते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उसके ऊपर हमारे को 6 महीने की सज़ा हो सकती है। अभी बहुत सारे लोग पाए गए, कोई मंदिर, बहुत सारे प्रार्थना स्थलों में ये लोग पाए गए और हम लोग ये डिफेंस लेते रहे कि हम तो भगवान के पास से हम प्रार्थना करने गए थे और फिर भी हमारे ऊपर क्राइम रजिस्टर हुए। नहीं, 188 सेक्शन लीगली ये कहता है कि आपका इंटेंशन भले ही क्राइम कमिट करने का ना हो, लेकिन आपका नॉलेज तो है, आपको बताया तो गया है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या आपको पालन करना है। तो ये आप ध्यान में रखिए। 144 का वायलेशन करेंगे तो 188 दाखिल होगा, जिसमें आपका इंटेंशन ज़रूरी नहीं है, आपका नॉलेज ज़रूरी है। तो आप ये प्लीज़ मत कीजिए। अब इसके बाद में हम अगर देखे जाए तो हम अगर ऐसे इकट्ठा होते हैं तो हम अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, जो 142 और 149 के तहत, सीआरपीसी के तहत हमें सज़ा हो सकती है, 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। उसके आगे चलते हैं। अभी ये आईपीसी के तहत और क्या हमारे ऊपर इल्ज़ाम या फिर केस रजिस्टर हो सकती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन 269 आईपीसी ये कलम के अंतर्गत भी हमारे ऊपर क्राइम रजिस्टर हो सकता है, जो कि है कोई भी संसर्गजन्य डिसीज़ है वो मालूम होते हुए भी फैलाना, किसी के निग्लिजेंस करना, और निग्लिजेंस की वजह से भी ये अगर होता है तो भी ये कानूनी अपराध माना जाएगा। ये भी आप ध्यान में रख लें। उसके बाद में इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्ट है, कौन कौन से ऐसे कायदे हैं जो कायदे इसके साथ में भी इम्पोज किए जा सकते हैं अगर हमने कुछ कंडीशंस वायलेट की तो ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपत्ति व्यवस्थापन कायदा, इसके भी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हमें जानना पड़ेगा। सेक्शन 51 जो है वो 51 ये कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कि अगर ये तो तय है कि ये जो कोविड है ये एक डिजास्टर है, बड़ा डिजास्टर है, और ये डिजास्टर के दरमियान
इसलिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये इन्वोक किया गया है। सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर है और वो ऑर्डर आप डिसोबे करते हो या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट को आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, जो कि हमने देखा है कि डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो हमारे ही पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए उतरे हुए हैं, ये हम भूल जा रहे हैं। तो हम अगर पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये पीनल ऑफेंस है, मतलब ये अपराध है। और अगर हम उनको डिसोबे करते हैं तो भी ये पीनल अपराध है। सो सेक्शन 51 के तहत हमारे को 2 साल की सज़ा हो सकती है। अगर हम सेक्शन 54 के ऊपर नज़र डालें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हाल ही में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कोई भी फॉल्स अलार्मिंग करना, फॉल्स मैसेजेस स्प्रेड करना, हम व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे मैसेजेस, वीडियोस हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम घर में हैं, घर में रहना पड़ रहा है, कुछ काम नहीं है, तो कोई र्यूमरस वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए। वो भी एक ऑफेंस है जिसके तहत आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। एंड काइंडली नोट दैट सेक्शन 67 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्शंस दे सकती है मीडिया को, कि मीडिया ने इसका कम्युनिकेशन लोगों के साथ में कैसे वार्निंग दिया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए। अभी हाल ही में आप देख रहे हो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है, उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत पैनिक फैल रहा है, डर फैल रहा है। तो हमने पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन दिस रिगार्ड अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई डायरेक्शंस इशू करने चाहिए तो सेक्शन 67 के तहत वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, जो उनको मालूम है, और वो करेंगे होपफुली। और सेक्शन 73 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का 73 ये बोलता है, हमारे दिमाग में जब सवाल आता है कि पुलिस हमारे से सख्ती से पेश आ रही है, हमें लाठियाँ मारी जा रही है, हमारे ऊपर हमारी गाड़ियाँ सीज की जा रही है, हमसे योगा करवा रहा है, कहीं मुर्गा बना रहा है, अरे लेकिन ये किस लिए हो रहा है? ये आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये नहीं होना है तो आपको वायलेशन नहीं करना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। और सेक्शन 73 इसीलिए प्रोटेक्ट करता है ये पब्लिक सर्वेंट को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये डिजास्टर को मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर कोई भी चीज़ गुड फेथ में करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगी। ये अपना सेक्शन कहता है 73, ये भी आप समझ लीजिए। देयरफॉर वो भी इंसान होते हुए रोड पे उतर रहे हैं, हमारे सेफ्टी के लिए उतर रहे हैं। प्लीज़ आप उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, ये मेरी आपसे निवेदन और विनती है। उसके बाद में कोई अगर एक्ट लगता होगा तो वो एक्ट है एपिडेमिक डिसीज एक्ट। महामारी ये साबित हो चुका है। हम अगर बहुत सारे देशों में अगर देखें, उनके स्टैटिस्टिक्स देखें या फिर जो परिस्थिति है उससे, तो ये कायदा भी इन्वोक करने का ऑर्डिनेंस निकाला गया स्टेट गवर्नमेंट के जारी, और ये कायदे के कलम के अंतर्गत भी ऑफेंस रजिस्टर होने लगे, क्राइम रजिस्टर होने लगे। ये कब आया था एपिडेमिक डिसीज एक्ट? इसका एक संक्षिप्त में आपको बोलूँ तो 1897 में जब ये प्लेग का साथ आया था तो ये कायदा बना था। और उसके बाद में बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद में ये इन्वोक हुआ है। पहले ये स्वाइन फ्लू के लिए इन्वोक हुआ था, कॉलरा के लिए इन्वोक हुआ था, डेंगू के लिए इन्वोक हुआ था। तो हम लोगों को जानना है कि इसमें भी कोई प्रावधान है कि जिसके अगेंस्ट में हमारे ऊपर कोई ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है, और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें यही नहीं करना चाहिए कि जो 144 इम्पोजिशन है, जो पब्लिक सर्वेंट हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको डिसओबे नहीं करना है। ये भी सेक्शन 3 में पेनल्टी दी है। ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट के सेक्शन 3 में पेनल्टी दी गई है, जो पेनल्टी हमको बताती है कि अगर आप कोई भी ऐसा डिसओबे करते हो जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पीनल ऑफेंस। ये पनिशेबल है किसके साथ में? तो 188 के तहत आप पे मुकदमा चलाया जाएगा और वो 6 महीने की सज़ा आपको हो सकती है। ऐसे विविध प्रावधान कायदे में किए गए हैं जिसके बेसिस पे ये सारी केसेस रजिस्टर हो चुकी है। अभी मैं फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ, जिनके भी ऊपर ये केसेस रजिस्टर हुए, शायद ये जो केसेस है, ये केसेस नॉन बेलेबल नहीं है, तो आपको बेल मिल गई होगी, लेकिन वो चार्जशीट आएगी, चार्जशीट केस चलेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना पड़ेगा। अभी ऑन द कॉन्ट्री ये जो केसेस जिनके ऊपर भी दाखिल हुआ है, उसके खिलाफ भी एक PIL दाखिल हुआ है कि 188 सेक्शन के तहत केसेस नहीं दाखिल हो सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसका जजमेंट आने तक हमको उसकी राह देखनी पड़ेगी। सेकंडली कि ये सब कुछ जानकारी देने का उद्देश्य यही था कि हम लोग समझें
कि हमने अगर वायलेट करते हैं, हम लोग कोई कंडीशन वायलेट करते हैं, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, रूल्स या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस पब्लिक सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से दी जाती है, और हम अगर नॉन कोऑपरेट करते हैं, जो भी लोग इसलिए काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या क्या ऑफेंसेस रजिस्टर हो सकती है, वो कितने सीरियस है, उनको सज़ा क्या है। और इसलिए हमको ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनकी इंस्ट्रक्शन सब पालन करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, उनके ऑर्डर्स ओबे करना चाहिए। यही आशा करता हूँ कि ऑल विल बी वेल वेरी सुन। तब तक के लिए धन्यवाद।